देश में दो तरह के तेल के दाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक जिससे कि गाड़ी चलती है और दूसरा जिससे किचन चलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके किचन के तेल के भाव बढ़ने के पीछे गाड़ी का तेल भी जिम्मेदार है? तो चलिए आज बात करते हैं खाद्य तेलों से जुड़े अहम मुद्दे की। आज हम आपको बताएंगे कि खाने के तेलों के रेट आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, एक साल में अमूमन भारतीय कितना तेल इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अहम सवाल जिस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि आखिर खाने के तेल के बढ़ते भाव के पीछे आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले तेल का क्या रोल है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज अनकट पर विश्लेषण होगा इस बात पर कि कहीं आपकी गाड़ियां आपके हिस्से का तेल तो नहीं खा रही। भारत में आमतौर पर 6 तरह के खाद्य तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें शामिल है सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल जिसे डालडा भी कहा जाता है, रिफाइंड यानी सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल और ताड़ का तेल जिसे पाम ऑयल भी कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मुताबिक पिछले एक साल में इन तेलों का भाव 20% से 56% तक बढ़ चुका है। वहीं सरसों के तेल की बात की जाए तो अगर मई तक के आंकड़ों को देखा जाए तो मई 2020 से लेकर मई 2021 तक सरसों के तेल में 44% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल जो सरसों का तेल 118 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा था, अब वो 171 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स की बात की जाए तो आज की डेट में वो ब्रांड सरसों का तेल 200 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा पर बेच रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये तेल आखिर क्यों महंगा हो रहा है। खाद्य तेलों के बढ़ते रेट के पीछे सबसे बड़ा अहम कारण है भारत की इन तेलों को लेकर इंपोर्ट पर निर्भरता। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी डिमांड का 56% तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। 2019-20 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में एडिबल ऑयल की डिमांड 24 मिलियन टन है, जबकि भारत में इसमें से घरेलू उपज से 10.65 मिलियन टन तेल की ही खपत पूरी हो पाती है। इनमें एक बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का है। दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, जो दुनिया में पाम ऑयल का 80% हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत इन मुल्कों का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है। इसके अलावा सोयाबीन तेल की बात की जाए तो भारत अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोयाबीन तेल खरीदता है। वहीं सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो इसमें भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं यूक्रेन और अर्जेंटीना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019-20 में भारत ने 61,559 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है। पाम ऑयल की ही बात की जाए तो पिछले एक साल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पाम ऑयल के भाव में लगभग 58% का उछाल आया है। यही हाल बाकी खाद्य तेलों का भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतों का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों के रेट बढ़ने के पीछे आखिर क्या कारण है। इसके पीछे पहले आम वजहों को जान लेते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में क्रूड पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। मलेशिया की ही बात करें तो क्रूड पाम ऑयल पर वहाँ 8% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा चीन द्वारा भी पाम ऑयल खरीद के चलते रेट में उछाल है। तीसरा फैक्टर है मलेशिया में चल रहे लेबर इश्यू। इसके अलावा सोया तेल और बाकी तेलों पर इस साल मौसम की मार का भी असर देखा गया है, जिससे उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक अहम फैक्टर जिसकी और काफ़ी कम लोग ध्यान दे रहे हैं वो है बायोफ्यूल की खपत में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या नई चीज़ है, तो चलिए इस पर भी विस्तार से बात करते हैं। दुनिया के कई देश नेचुरल तेल के अलावा बायोफ्यूल प्रोडक्शन की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। बायोफ्यूल का ही एक पार्ट है बायोडीजल, जिससे आपकी गाड़ियां भी चल सकती हैं। दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम डीजल में बायोडीजल को मिक्स करके भी बेचा जाता है। बायोफ्यूल को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी की बात करें तो 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को 2014-15 के लेवल के हिसाब से 10% तक कम किया जा सके, जिसके लिए भारत सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने पर सोच रही है। अब ये बायोडीजल बनता कैसे है? बायोडीजल के लिए एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल की ज़रूरत होती है
और साल 2017 की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के कुल वेजिटेबल ऑयल उत्पादन का 12% हिस्सा बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसमें सोयाबीन और पाम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के कुल एरिया में से 2% हिस्सा बायोफ्यूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को उगाने के लिए किया जाता है, यानी 30 से 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल बायोफ्यूल के इंग्रेडिएंट उगाने के लिए होता है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश बायोफ्यूल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी जो तेल खाने के काम आता है उसका एक बड़ा हिस्सा आज आपकी कारों और बाकी चीज़ों को चलाने के काम लिया जा रहा है। बायोफ्यूल की इसी बढ़ती डिमांड के चलते एडिबल ऑयल महंगे हो रहे हैं और हाँ, इस सब में पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि खेती में ईंधन एक बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है जिससे फसलों के दाम बढ़ जाते हैं। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा सिद्धांत है, हर चीज़ के पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है। बाजार का खाना खाने जाएंगे तो उस खाने की कीमत सिर्फ पैसे ही नहीं है, उसकी कीमत आपकी सेहत भी है। उसी तरह बायोफ्यूल की भी एक हिडन कॉस्ट है और वो कॉस्ट धीरे धीरे दुनिया ने बियर करनी शुरू कर दी है, जिससे एडिबल ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरसों की पैदावार तो देश में ही होती है, ऐसे में सरसों के तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है? तो लगे हाथ इसका जवाब भी जान लीजिए। साल 1990-91 तक भारत सरसों के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर था और भारत अपनी ज़रूरत का 98% तेल खुद ही उगाता था। लेकिन 1990 में भारत सरकार ने खाद्य तेलों में ब्लेंडिंग की इजाज़त दे दी। ब्लेंडिंग का मतलब होता है 2 खाद्य तेलों को मिक्स करके एक कुकिंग ऑयल तैयार करना, जिसके बाद खाद्य तेलों में मिक्सिंग शुरू हो गई और बाकी तेलों की तरह कंपनियों द्वारा सरसों के तेल में भी पाम ऑयल को मिक्स करके बेचा जाने लगा। जानकारों की माने तो ऐसे केसेस भी देखे गए जहां इस मुनाफाखोरी में लगी कंपनियों द्वारा सरसों के तेल में 80% तक पाम ऑयल को मिक्स कर बेचा गया, जो सेहत के लिए तो हानिकारक था ही, साथ ही इससे सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे किसान बाकी फसलों की खेती की तरफ शिफ्ट होते चले गए। इस गोरख धंधे को लेकर सरकार की नींद खुली 15 साल बाद, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट के तहत कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी किया गया कि वो तेल की बोतल पर ये बताएंगे कि तेल में कौन कौन सा एडिबल ऑयल मिक्स किया गया है। खैर, मोटा माटी बात यह है कि ग्राहकों को खबर लगे बिना उन्हें सरसों के तेल में पाम ऑयल परोसा जाता रहा और सस्ते पाम ऑयल के लालच में उसका इंपोर्ट बढ़ता रहा। सरसों उगाने वाले किसान साइडलाइन हो गए। यही कारण है कि पिछले 25 सालों में सरसों के तेल के उत्पादन में इस्तेमाल भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले 25 सालों से सिर्फ 5.5 से 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ही सरसों उगाई जा रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खपत बढ़ती जा रही है। हालांकि सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से सरसों के तेल में किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं की जा सकती। इस निर्णय का फायदा जहां सरसों के किसानों को मिलेगा, वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे सरसों के तेल के भाव बढ़ने लाजमी है, क्योंकि डिमांड बढ़ने पर सरसों का रेट बढ़ेगा और जब तेल में कोई मिक्सिंग नहीं होगी तो शुद्ध सरसों के तेल के लिए ज़्यादा पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे। यही कारण है कि सरसों के तेल के रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने बाकी तेलों की कीमतों को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की है। अब भारत सरकार द्वारा क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 30.25% से घटाकर 24.75% कर दी गई है। वहीं इन्हीं के रिफाइंड तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी 41.25% से घटाकर 35.75% कर दी गई है, जिससे तेलों के रिटेल प्राइस में 4 से 5 रुपए की कमी आने की उम्मीद की जा रही है। तो ये है तेलों से जुड़ा पूरा गणित। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।